दक्षिण एशियाई प्रायद्वीप में स्थित भारत प्राचीन काल से ही अपने विचारों और इतिहास की वजह से दुनिया भर में मशहूर रहा है। जहाँ एक तरफ ये अनेकों धर्मों की जन्मभूमि रही, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ की कला, संस्कृति और शास्त्रों ने विश्व भर में अपनी अलग ही एक छाप छोड़ी। इसी भारत के बीचों बीच स्थित है भारत का दिल कही जाने वाली इसकी राजधानी दिल्ली, जो सदियों से ही अनेकों राजाओं के बीच विवाद का कारण रही है। कभी किसी जालिम खुदगर्ज बादशाह ने इसकी इज्जत और आबरू को लूटकर इसे विधवा बना दिया, तो किसी फरिश्ते ने इसे सजा संवार कर इसे नई नवेली दुल्हन की तरह इसे फिर से बसा दिया। इसी दिल्ली के बीच में है ऐतिहासिक लाल किला, जो सदियों से ही दिल्ली के इतिहास का साक्षी रहा है और जिसकी भव्यता और सुंदरता का जितना भी बखान किया जाए कम है। लाल किले का इतिहास रोमांच, विद्रोह और खून से सना हुआ है और वक्त की हर करवट के साथ इसने ना जाने कितने ही उतार और चढ़ाव देखे। 1638 में जब महान मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया, तो अपने निवास के लिए उन्होंने एक विराट और आलीशान किले को बनवाने का फैसला किया। महान वास्तुकार उस्ताद अहमद लौरी ने इसका नक्शा तैयार किया और यमुना नदी के तट के निकट इसे बनवाने का फैसला लिया गया। मुहर्रम के पवित्र इस्लामिक महीने में इसकी नींव रखी गई और 13 मई 1638 को इसको बनाने की मुहिम शुरू हुई। कहते हैं लाल किले के बनने से पहले ही शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आए और अपनी खुद की निगरानी में लाल किले को संगमरमर और लाल पत्थर से बनवाया और 10 साल की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद 6 अप्रैल 1648 को विराट लाल किले का काम संपन्न हुआ और लाल किले के बनने के साथ ही दिल्ली का नाम शाहजहां के नाम के ऊपर शाहजहानाबाद रख दिया गया। किले के अंदर दाखिल होने के लिए इसमें कई द्वार भी बनाए गए, जैसे कि लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट किले के अंदर दाखिल होने का प्रमुख द्वार है और इसका इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जाता। वहीं खिजराबाद दरवाजे का इस्तेमाल खुद जहांपना किले से बाहर जाने और अंदर आने के लिए करते। उस वक्त के हिसाब से लाल किले को 1 करोड़ रुपए की लागत पर बनवाया गया, जो आज के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लाल किले के बाद बनने वाली इमारतों और बागों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है। वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल ने लाल किले को वास्तुकला में मुगल रचनात्मकता की चोटी का काल बताया। इसमें हिंदू, फारसी और तिमुरिद संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। 2007 में लाल किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। हर वर्ष देश विदेश से लाखों सैलानी शाहजहां के इस विराट और आलीशान किले को देखने दिल्ली आते हैं। लाल किला मुगल काल में किला ए मुबारक के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। लाल किले के प्रमुख द्वार लाहौरी गेट से अंदर घुसते ही सबसे पहले आता है छता चौक। छता चौक का तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं सदी के भारतीय परिवेश में बेहद असामान्य था और मुगल रथापत्य कला में अनूठा था। छतनुमा बाजार का विचार शाहजहां को सन 1646 ईस्वी में पेशावर शहर पाकिस्तान में ऐसा बाजार देखकर आया। इस तरह के बाजार को बाजार ए मुरक्कफ कहा जाता था, जहां सक्कफ का अर्थ छत होता है।
लाहौरी दरवाजे से अंदर पहुंचते ही ढका हुआ रास्ता मिलता है, जिसके दोनों तरफ 2 मंजिली मेहराबदार कक्षों की श्रृंखला है। प्रत्येक तरफ 32 कक्ष हैं, जो आज भी दुकानों के रूप प्रयुक्त होते हैं। शाहजहां के काल में ऊपरी एवं निचली मंजिलों में दुकानें थीं, जो शाही परिवार की विलासपूर्ण वस्तुओं यथा रेशम, जरी के कार्य वाली वस्तुएं, शनील, सोने, चांदी के बर्तन आदि का व्यापार करते थे। आज भी आप यहाँ से कपड़ा, श्रृंगार, लकड़ी की शतरंज या संगमरमर का ताजमहल जैसी अनेकों खूबसूरत और लुभावनी चीजों को यहाँ से खरीद सकते हैं। छत्ता चौक को पार करने के बाद शाही नौबत खाना या नक्कार खाना अर्थात नगाड़ा घर महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। अपने गौरव काल में यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती थी। चुनिंदा अवसरों पर भी यहाँ संगीत बजाया जाता था। भारत के अधिकांश राजमहलों में प्रवेश द्वार के समीप नौबत खाने की व्यवस्था अवश्य होती थी। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह आयताकार भवन 3 मंजिला है। इसकी बाहरी दीवारें फूल पत्तियों से अलंकृत हैं, जिनको मूल रूप में हरे एवं सुनहरे रंग से चित्रित किया गया था। भीतरी दीवारों का अलंकरण अन्य रंगों से किया गया था, जिसके प्रमाण आज भी भीतरी कक्ष में देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि परवर्ती मुगल शासकों जहांदार शाह एवं फारूक सियार की हत्या इसी नौबत खाने में कर दी गई थी। नक्कार खाने के शाही नक्कारों की गूंज से आगे बढ़ने पर आता है दीवाने आम। एक समय में इसके आगे प्रांगण हुआ करता। यहाँ पर जहाँपना आम जनता की गुहार सुन उनकी दुख और परेशानियों का समाधान निकालते। बेशकीमती पत्थरों से जटित संगमरमर का एक मंच गद्दी के नीचे अवस्थित होता, जहाँ पर बैठ वजीर आम लोगों से शिकायतें और याचिकाएं प्राप्त करते। छतरी के पीछे दीवार के अग्रभाग में बहुरंगी पत्थरों से जटित अति सुंदर पैनल है, जिनमें फूलों और पक्षियों का चित्रण है। ऐसा कहा जाता है ये पैनल ऑस्टिन बॉडीज फ्लोरेंसी जॉरी द्वारा बनाए गए थे। शिरा पर केंद्रीय पैनल ग्रीक देवता ऑफियर्स को अपनी वाणी के साथ दिखाया गया है। ये पैनल बहुत अधिक क्षतिग्रस्त थे और कभी इन्हें विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय लंदन ले जाया गया था, लेकिन 1903 में लॉर्ड कर्जन की पहल पर इन्हें वापस लाया गया।
दीवान एक खास जहाँपनाह और दूसरे शाही लोग जैसे कि वजीर, मंत्री और सत्ता और शासन चलाने वाले लोग या शहंशाह से मिलने आए दूसरे राज्य के राजाओं का वार्तालाप का केंद्र था। इन लोगों से जहाँपनाह, राज्य की सुरक्षा, आम जनता से लिए जाने वाला कर, अपने पड़ोसी राज्यों से रिश्ते और युद्ध शैली जैसे अनेक गंभीर विषयों पर चर्चा करते। पार्श्वों पर दांतेदार के मेहराबों के द्वारों वाला दीवान ए खास में एक आयताकार केंद्रीय कक्ष है जो स्तंभों से निकले मेहराबों के गलियारों द्वारा घिरा हुआ है। इन स्तंभों के निचले भाग पुष्प डिजाइनों से जटित हैं, जबकि ऊपर के भाग मुलमा चढ़े और चित्रित हैं। हाल की वर्तमान लकड़ी की छत 1911 में चित्रित की गई थी। इसकी छत के चार कोने स्तंभ युक्त छतरियों से घिरे हैं। इसके केंद्र में संगमरमर की एक पीठिका के ऊपर बहुमूल्य कोहिनूर हीरे से जटित मयूर आसन स्थित था। दीवान ए खास के बीच से नहर ए बिष्ट बहती और इसकी उत्तरी और दक्षिणी दीवार पर महान कवि अमीर खुसरो द्वारा कही पंक्ति लिखी हुई है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और अब बारी आती है लाल किले के सबसे खास और आलीशान महल की, जो कि खास महल के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर खुद शहंशाहों के शहंशाह शाहजहां निवास करते। खास महल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है तस्बीह खाना। ये जहाँपनाह के निजी पूजा पाठ का स्थान था। यहाँ ध्यान लगा जहाँपनाह अपने अल्लाह को याद करते। उसके बाद आता है ख्वाबगाह। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये जहाँपनाह का शयन कक्ष था और इसके दक्षिण में है एक लंबा सा कमरा जिसकी दीवारों और छत को खूबसूरत चित्रकारी से सजाया गया है और इस कमरे को तोशखाना कहते। ये जहाँपनाह का बैठक स्थल था। इन कमरों के उत्तरी छोर पर संगमरमर की दीवार पर आप चांद के ऊपर इंसाफ के तराजू को बना देख सकते हैं जो कि सितारों और बादलों से घिरा हुआ है। ये महल शहंशाह और उनकी रानियों के मनोरंजन का भी केंद्र थे। यहाँ बैठ बादशाह और उनकी रानियां अनेकों मनोरंजन जैसे कि हाथी और शेर जैसे खूंखार जानवरों के बीच की लड़ाई का लुत्फ उठाते। वहीं खास महल के निकट ही जहाँपनाह ने अपनी रानियों के लिए एक और महल बनवाया जिसे चटकीले रंगों, शीशों और दर्पणों से सजाया गया और इसलिए इसका नाम रंग महल रखा गया। दिन में सूरज की रोशनी से और रात में चांद की रोशनी से रंग महल में लगे शीशे हर पल जगमगाते रहते। रंग महल के मध्य में एक संगमरमर का कुंड था। कहा जाता है कि उसमें हाथी दांत का फव्वारा लगा हुआ था जिसमें से नहर ए बिष्ट निकलती। किले के दक्षिणी छोर पर शाहजहां ने अपनी बेगम आरजुमन बानो बेगम, जो कि मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध थी, उनके लिए एक सुंदर सा महल बनवाया और इसका नाम उन्हीं के नाम पर मुमताज़ महल रखा गया।
जहाँपना और पूरे शाही परिवार के स्नान के लिए किले में हमाम भी बनवाए गए, जिसमें 3 कमरे होते और आसमान की सुनहरी रोशनी से इसके रंग बिरंगे शीशे जगमगा उठते। हमाम का पूर्वी ओर का कमरा, जिसपे पानी के 3 फव्वारे लगे होते, इन कमरों का इस्तेमाल सजने और संवरने के लिए होता। हर कमरे के मध्य में एक फव्वारा लगा होता और जैसा कि कहा जाता है, इन कमरों में लगे नलकों से गुलाब सुगंधित जल बरसता। वहीं हमाम के पश्चिमी तरफ के कमरे का इस्तेमाल गर्म स्नान के लिए होता। वहीं लाल किले के उत्तरी पूर्व दिशा में है हयात बख्श बाग, जिसका मतलब हुआ लाइफ गिविंग गार्डन्स, और यहाँ पर पानी का तालाब हुआ करता, जो अब सूखा पड़ा है। इसके दोनों ओर संगमरमर से बने 2 महल हैं, जिनका नाम हिंदू महीनों सावन और भादो के नाम पर रखा गया, और सावन के महीने में ये बारिश के पानी से भर जाते, और इसके पार्श्व में मोमबत्तियों के लिए आलो सहित एक तालाब है। जब इन मोमबत्तियों के ऊपर से जल बरसता तो बहुत ही मनमोहक दृश्य उत्पन्न होता। इन दोनों महलों के बीच एक महल है, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम पर जफर महल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं आगे चले तो लाल किले की पूर्वी दीवार पर हीरा महल आता है, जिसे बहादुर शाह जफर द्वितीय ने बनवाया था। वहीं उत्तर की तरफ भी ऐसा ही चकोरनुमा महल बनवाया गया, जो मोती महल के नाम से प्रसिद्ध था, पर 1857 की क्रांति के दौरान उसे तोड़ दिया गया। शाही बुर्ज जहाँपना के ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र था। यहाँ पर जहाँपना घंटों बैठ अध्यात्म करते। लाल किला शाहजहाँ को अपने दिल की तरह अजीज था, और इसलिए इसकी सजावट में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर 1658 में मुगल साम्राज्य की बागदौड़ शाहजहाँ के जालिम बेटे औरंगजेब के हाथ में आ गई, जब उसने अपने भाई दारा शिकोह को मरवा और अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनवाकर अपने आप को अगला मुगल सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब अपने धर्म इस्लाम के प्रति बहुत ही वफादार था। इसी के चलते उसने बहुत सी मस्जिदों का निर्माण करवाया। अपने निजी प्रार्थना के लिए उसने 1659 में लाल किले के अंदर 3 गुंबदों वाली सफ़ेद मस्जिद बनवाई, जो कि मोती मस्जिद के नाम से मशहूर है। नई सरहदों पर अपना कब्जा जमा और उन्हें मुगल सरहदों में मिलवा औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य अपने चरम शिखर पर पहुंचा।
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और उसके साथ ही लाल किले की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी। 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की इसी कमजोरी का फायदा उठा 2 लाख मुगल सैनिकों की मजबूत सेना को हरा दिल्ली पर अपना कब्जा कर लाल किले को पूरी तरह लूट लिया। इस लूट में सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों के खजानों के साथ था मुगल शासन की शान कहे जाने वाला शानदार मयूर तख्त, जिसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। इसे लूट नादिर शाह ने मुगल शासन और लाल किले को बेजान विधवा के समान कर दिया। मुगलों की अंदरूनी कमजोरी की वजह से 1752 में एक संधि के तहत मुगल साम्राज्य और उनकी सेना की बागडोर अब मराठाओं के हाथ में आ गई। पर एक बार फिर से मुगल साम्राज्य के ऊपर काले बादल मंडराने लगे जब अफगान के बादशाह अहमद शाह दुरानी ने मुगल साम्राज्य पर धावा बोला। युद्ध और सेना पर बढ़ते खर्च के कारण दीवाने खास की छत पर लगी चांदी की परत को पिघलाना पड़ा, पर लाल किले की आबरू का लूटा जाना यहीं बंद नहीं हुआ। इसके बाद 1764 में भरतपुर के जाट सम्राट महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली पर हमला कर लाल किले को एक बार फिर से लूटा, जिसमें बतेरी शानदार चीजों के साथ मुगलों के शाही तख्त और लाल किले के दरवाजे को निकाल वह भरतपुर ले गए। तो वहीं 1783 में जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया और बागे सिंह के नेतृत्व में 40,000 सिख मिसल के सैनिकों ने अवध से जोधपुर तक पूरे इलाके को लूटा और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। आखिर में मुगलों से एक संधि, जिसके अनुसार दिल्ली में 7 गुरुद्वारे बनाए जाएं, इस शर्त की मंजूरी के बाद सिख मसल दिल्ली से वापस लौट गए। वहीं 1788 में एक बार फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा जमा मराठाओं ने मुगल शासन को सुरक्षा प्रदान की। पर द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया की कमान में मराठा सेना को हरा दिया और अब मुगल शासन की कमान अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने अपने कुछ अफसरों को लाल किले में तैनात कर दिया जो मुगल शासन पर निगरानी रखते और उसकी खबर उच्च अंग्रेज अफसरों को देते। 1857 में जब मेरठ से मंगल पांडे ने आज़ादी की मशाल जलाई तो इस क्रांति में पूरा हिंदुस्तान झुलसा, पर अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा और हिंदुस्तान पर अपना पूरा कब्जा कर आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को 7 अक्टूबर 1858 को देश निकाला दे रंगून के लिए रवाना कर दिया। इसी के साथ मुगल शासन का हमेशा हमेशा के लिए सूर्य अस्त हो गया और इसके साथ ही लाल किले के मनहूस दिन भी शुरू हो गए। लाल किले पर अपना कब्जा होते ही अंग्रेजों ने किले के अंदर की करीबन 80% इमारतों को तोड़ डाला और यहाँ के सुंदर बागों को नष्ट कर उन्हें पथरीला बना लाल किले को सेना का गढ़ बना दिया। दिन बदलते गए और साल बीतते गए। 1899 और 1905 के बीच हिंदुस्तान के नए वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने लाल किले की दीवारों और इसके बागों का पुनर्निर्माण करवाया। 1911 में जब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी हिंदुस्तान में दिल्ली दरबार के लिए पधारे तो उनके स्वागत में लाल किले की कुछ इमारतों की फिर से मरम्मत की गई।
1945 के आते आते लाल किले का इस्तेमाल फौजी कार्रवाई जो कि आईएनए या रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से मशहूर हैं, इनके तहत इंडियन नेशनल आर्मी के कई फौजी सैनिकों का कोर्ट मार्शल लाल किले में हुआ। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार लाल किला और हर भारतवासी बेसब्री से कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब देश आज़ाद हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के ऊपर तिरंगा फहरा देश को संबोधित कर एक नए युग का पैगाम दिया। उस दिन लाल किले की लूटी हुई रंगत और रौनक वापस लौट आई। मुकेश कुमार सिंह नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने। और तब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहरा देश को संबोधित करते हैं, तब लाल किला भारत के इतिहास का साक्षी बन अपने ऊपर हुए जुर्म की दास्तां बयान कर हमें ये बतलाता है कि मुश्किल समय में भी आप धैर्य धारण कर और सही वक्त आने पर हम अपने अंदर छुपे पराक्रम और शौर्य से विजय प्राप्त कर युगों युगों तक अमरता, साहस और वीरता के प्रतीक बन सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर। Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाद, सलामी, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुँचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the National Flag Guard marching off
commanded by Major Abhinav Detha. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation.